बीबी जी बुआ जी मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ऐसे आपको अली बख्श खड़ा हुआ। इधर आए। बुआ जी मुझे आपकी मदद चाहिए। सुबह होने से पहले पहले रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए मैंने ऐना को यहाँ से लेकर जाना है। ये बड़े खतरे की बात है। सांप ने गार्ड को सख्ती से कहा हुआ है कि कोई भी बाहर ना निकले। बुआ जी यहाँ ज्यादा खतरा है। अगर मैं यहाँ से आज देंगी तो कभी नहीं जा सकूंगी। सुबह होते होते तक फारूक मेरा कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर कर देगा। मुझे नहीं पता उसका। वो जालिम आदमी अपने जुर्म छुपाने के लिए मुझे उम्र भर कैद कर देगा। बुआ जी ऐना कहाँ है? कमरे में सो रही है। उसको लेकर जाना है। आपके पास कुछ पैसे हैं? जी ओके ठीक है। चले इसी वक्त निकले यहाँ से। एक मिनट पहले मैं देख लूं। एक मिनट। आजा। इसकी जैकेट ला। अच्छा मेरी जान, आपने को बात नहीं करनी। ये मॉन्स्टर है ना, अगर आप कुछ बोलोगे तो वो मॉन्स्टर आ जाएगा। बीबी आप जाएंगे कैसे? दूसरे कमरे की खिड़की है, वहां से मैं कूदूंगी। वही है मेरे पास अब एक रास्ता है। हाँ आपको चोट लग जाएगी। ये कम चोटें लगी नहीं है बुआ जी। अभी फारूक समझ रहा होगा कि इस मारपीट की वजह से मैं जख्मों से चूर हो चुकी होंगी, हिलने के काबिल नहीं होंगी। लेकिन सिर्फ मैं अभी जा सकती हूँ। आप जाएंगी कहाँ? इस्लामाबाद जाऊंगी, अपने अब्बा को फोन करूंगी। उनकी अमेरिकन नेशनैलिटी है, हम एम्बेसी में पनाह लेंगे और उधर से मैं अपनी ऐना को लेकर अमेरिका चली जाऊंगी। मेरी जान। चलो एक दरवाजा खोली, मेरा बैग पकड़। आराम से प्यारे में देखती हूँ। जैसी मामा जंप लगाएंगी ना, आपने भी बिल्कुल वैसे ही जंप लगानी है। ठीक है? बिल्कुल नहीं डरना। अरे मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है, नहीं डर लगेगा। ठीक है? वरना मॉन्स्टर आ जाएगा। ओके? दीदी एक मिनट, मैं चादर लेकर आती हूँ। ये ले, ये ना, इसको मैं गिरा लगाती हूँ। इसके साथ आप कूद जाना। बस ठीक है। दीदी आप ठीक है? बुआ जी ऐना को भेजिए। आओ बेटा, आओ। अच्छा चल, टांग ऊपर करो। है ना? देख के बेटा, दीदी अब ध्यान से, ध्यान देख के मेरी जान। आराम से आ जाओ मेरे पास। आओ मेरी जान। छोड़ दो। आ गई? पहुंच गई। खड़ी हो जा। मेरा बैग। एक मिनट बेबी। ये ले बेबी। बिस्मिल्लाह। है ना? आओ ना, तो आवाज नहीं निकालनी। अच्छा ठीक है माना।
बेगम साहिबा, मेरा खुदा, ये कहाँ चले गए? जरा इस तरफ आओ। मामा चाहिए मेरी जान, जल्दी से आओ, जल्दी। खादिम हुसैन, जी अली भाई। खादिम हुसैन, जी अली भाई। कोई आया गया तो नहीं यहाँ से? नहीं, किसी को नहीं देखा, लेकिन दरिया साइड का दरवाजा खुला हुआ है अली भाई। क्या? जी। मैंने खुद अपने हाथों से जाके बंद किया था। जाओ जाके देखो कोई बाहर न जाने पाए। फौरन दफा हो यहाँ से। नरगिस बुआ, नरगिस बुआ। अली बख्श, तुम यहाँ? क्या पी के सो रही थी? कहाँ है बेबी और बेगम साहिबा? कहाँ है? ऐना कहाँ है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ है? हैना को तो मैंने खुद सुलाया था और बीबी जल्दी अपने कमरे में चली गई थी सोने के लिए। तुम और साहब तो भी आए भी नहीं थे, तो हम तीनों सो गए थे। या अल्लाह खैर, उधर बाथरूम में देखो, बाथरूम में। कोई नहीं है वहाँ। मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? या अल्लाह, बीबी की और ऐना की हिफाजत कर। वो अपनी मंजिल पे जल्द से पहुंचे, खैरियत से पहुंचे। या अल्लाह, उनकी हिफाजत करते हैं। या अल्लाह, रहम कर दे। कहाँ मर गए थे सबके सब? बोला भी था आंखें और कान खोल कर रखना। अब कौन है इन सबका जिम्मेदार? और तू कौन पीकर सो रहा था? होश कहाँ थे तेरे? साहब, मैं तो पूरी तरह से चौकस होकर अपनी ड्यूटी दे रहा था। तू खराब ड्यूटी कर रहा था अपनी। साहब कसम ले लें। कसम का बच्चा। साहब, मुझे तो किसी बात का कुछ पता ही नहीं। आप तो जानते हैं मैं नींद की दवा लेकर सोती हूँ। कल रात मेरे सर में बहुत दर्द था, मैंने एक की बजाय 2 गोलियां खा ली। मुझे नहीं पता बीबी और ऐना कब कहाँ चली गई। मेरी आंख तो अली बख्श के आने से, उसके चिल्लाने से खुली। शक्लें क्या देख रहे हो? देखा नहीं साहब क्या कह रहे हैं? अपनी मनुष्य शक्लें लेकर निकलो यहाँ से, फौरन दफाओ। कल खबर लेता हूं तुम सबकी मैं। रोटियां चढ़ गई हैं, हराम सारे के सारे। क्या हुक्म है साहब? उसकी ये हिम्मत, मेरी नूरे जान को लेकर यहां से भाग जाए। वो जानती नहीं है क्या वो मुझे? मीर फारूक जमान को धमकाएगी वो, मेरे खिलाफ केस करेगी वो। जाओ उसे ढूंढो। आप फिक्र न करें साहब, छोटा सा पहाड़ी इलाका है, पैदल ज्यादा दूर नहीं गई होंगी। मैं अभी अपने बंदों के साथ निकलता हूं। मैंने 4-5 बंदे पहले ही उनके पीछे दौड़ा दिए हैं। चारों तरफ फैल गए हैं, वो कहीं भी नहीं जाएंगे। अभी तक मिल भी चुकी होंगी। दरिया बाग से बाहर ना जा पाए वो। जा। आप परेशान ना हो साहब, दरिया बाग इतना बड़ा इलाका नहीं है और ऐसी भी आबादी नहीं है कि उसमें बेगम साहिबा खो जाए और हमें मिल ना सके। फौरन ढूंढने के मैं अभी निकलता हूँ साहब, अभी निकलता हूँ। अली बख्श। जी साहब। नीलोफर मेरे लिए बहुत खतरनाक हो गई है, उसे ढूंढ लो और मार दो। जी साहब। उसे मार दो। जो हुक्म साहब। हरा, मेरी नूरे जान को एक भी खराश नहीं आनी चाहिए। अगर एक भी खराश आई ना, तो सबकी चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं, तुम्हारी भी। बेबी को कुछ नहीं हुआ साहब।
जल्दी चलो। अली बख्श, नूरजान को अंदर ले जाओ। जी साहब। चलो उठाओ उसे, दरिया की तरफ ले चलो। ये क्या किया तुमने? मार दिया बीबी को, जान ले ली उनकी सालवो। मैंने साहिब के हुक्म की तामील की है, आप भी वही करें जो मालिक का हुक्म है। बेबी को संभालें। बेबी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ जो कुछ हो रहा है बेबी को नहीं देखना चाहिए। कैसे ना पता चले इसे? अरे बच्चे के सामने माँ को मार दिया तो बेला का क्या है नाज़िना? खबरदार जो शोर मचाया तो मालिक से वफादारी करें। जब तक साहिब इस मामले को पूरी तरह संभाल नहीं लेते, बेबी को अंदर कमरे में बंद रखना है। और अगर होश आने पर बेबी कमरे से बाहर निकली तो आपके साथ भी अच्छा नहीं होगा। मासूम बच्चे की आंखों के सामने उसकी मां का कत्ल कर दिया गया। बड़ी बेरहमी के साथ उस बच्चे से उसकी मां छीन ली गई। वो आज तक ख्वाब में अपनी मां के कत्ल का मंजर देखती है और डर जाती है। लेकिन उस मसलूम को तो ये पता ही नहीं है कि दर हकीकत जिसे वो ख्वाब समझती है वो सचमुच उसकी मां पर बीता था। मेरी बहन का कत्ल हुआ था, सबकी बेरहमी से मारा गया था और मैं, अब्बा, अम्मी, हम सब ये समझते रहे कि वो एक एक्सीडेंट में जख्मी होकर मर गई। क्या बड़ा जुल्म बुआ जी, इतना बड़ा जुल्म। मेरा दिल फट जाएगा बुआ। आप खुद को संभाले वराना बीबी। मैं कैसे संभालूं बुआ जी? अपनी बहन का कार एक्सीडेंट में मर जाने का सब्र तो कर लिया था, अब उसके कत्ल होने का सब्र हम कैसे करें? उस शख्स ने हम सबको धोखे में रखा है, हम सारों से उसने झूठ बोला है और मैं सारी जिंदगी अपनी बहनों समझ के उसको इज्जत देती रही, कभी उसका गिरबान ना पकड़ा। वराना बीबी सब्र कर, हौसला करें। सब्र, हौसला, इतने बड़े जुल्म पे सब्र कैसे किया जा सकता है बुआ जी? और आप मुझे सब्र करने की तलकीन भी कैसे कर सकती हैं? मैं ये सब कुछ आप लोगों को इसीलिए नहीं बताना चाहती और ये राज अपने सीने में दफन करके इस दुनिया से चली जाती। सारी जिंदगी आपने मुजरिम का साथ दिया बुआ जी। मुझे आप ये बताएं, आपका ज़मीर बोझ नहीं महसूस करता? करता है। मैं अपने सीने पर बहुत बोझ महसूस करती हूँ। किसी जुर्म की खामोशी और उसकी पर्दापोशी जुर्म के बराबर ही गुनाह है। मैं गुनाहगार हूँ आपकी, बेगम साहिबा की, एना की और आपके
मरूम वालिदैन की भी। जब अपनी जवान बेटी के मौत के सदमे और गम से निढाल आपके वालिदैन इस्लामाबाद आए थे ना, तो मेरे ज़मीर ने मुझे कई बार झंझोड़ा था। कई बार मेरे दिल ने कहा कि मैं उन्हें ये सच्चाई बता दूं, उन्हें बता दूं कि इस्लामाबाद के जिस कब्रिस्तान में जाकर उन्होंने अपनी बेटी के लिए फातिहा पढ़ी थी ना, वहां सिर्फ एक खाली ताबूत है, उनकी बेटी दफन नहीं है, उस कब्र में तो कोई भी नहीं है। उनकी बेटी तो कई दूर पहाड़ों में दफन कर दी गई थी। वो दोनों जितने दिन भी इस्लामाबाद में रहे, सदमे से न ढाल रहे। साहब ने तो ऐना को उनके पास भी नहीं जाने दिया, बल्कि मेरे हवाले कर दिया। मासूम बच्ची अपनी माँ का कत्ल अपनी आंखों के सामने देखकर बीमार पड़ गई थी, उसका बुखार ही नहीं उतरता था। उन्होंने मामा को बाहर उनका ब्लड लिख रहा था बाबा जान। अरे नहीं नहीं, वो ड्रीम थी नूरे जान, कोई बुरी ड्रीम। मामा जान बिल्कुल ठीक है, मामा जान को कुछ नहीं हुआ, वो काम से बाहर गई नहीं। तुमने वो सब ख्वाब देखा है। कलमा पढ़ के दुआ मांग के सोगी ना तो बुरे ख्वाब नहीं आए, ठीक है? उसे तो पता ही नहीं था उसकी मां मर गई है। उसे तो सिर्फ इतना पता था कि उसकी मामा को किसी ने गोली मारी है, का खून निकला है, और वो कहती थी मेरे मामा को मॉन्स्टर ने मारा है। मुझे साहब ने सख्ती से ताकीद की हुई थी कि ऐना को उसके नाना नानी से ना मिलने दूं मैं, क्योंकि वो बार बार यही बोलती थी कि मामा को बुलाएं, उनका ब्लड निकला है, वो गिर गई है, उन्हें मॉन्स्टर ने मारा है। मैंने साहब के हुक्म की तामील की थी। मैं ना ऐना को उनके नाना नानी के पास जाने देती थी और ना ही उसे अकेला छोड़ती थी। वो दोनों तो खुद अपनी जवान बेटी की मौत से निढाल हो गए थे। उन्हें तो ये एहसास ही नहीं हुआ कि ऐना को जानबूझकर उनसे दूर रखा जा रहा। हेलो हेलो सुसर जी। देखो अमान बेटा, तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। मेरा तुम्हारे वालिदैन की मौत से कोई ताल्लुक नहीं है, यकीन करो। बिल्कुल उसी तरह ना जैसे नूरुलैन की मौत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा। देखो अमान, मेरी नूरे जान को कुछ नहीं होना चाहिए। खबरदार उसको कोई तकलीफ पहुंची, मुझे नहीं जानते हो, मैं तुम्हारा नाम और निशान मिटा दूंगा। एक बार ये डिसाइड कर लें कि आपको मेरी खुशामद करनी है, दोस्ती और सुलह की बात करनी है, मुझे धमकियां देनी है। लगता है कि बहुत परेशान है आप अपनी बेटी के लिए, होना भी चाहिए। वो मेरे पास है, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूं। क्यों? मैं तेरा खून पी जाऊंगा। पहले अपनी बेटी को मुझे ढूंढ तो लें मीर साहब, यकीन करें बहुत करीब हूं आपसे, ढूंढ लें हमें। देखते हैं पहले आप मुझ तक पहुंचेंगे या पहले मैं नूरलैन को मारता हूं। ऐसे ही मारूं जैसे आपने मेरे माँ बाप को मारा, उसी जगह लेकर जाऊंगा, उसी तरह गोली मारूंगा और गाड़ी में बिठा के वही गाड़ी गिराऊंगा, वो 100 फीट नीचे गिरेगी। वैसे खौफनाक धमाका होगा, आग भड़केगी और इसे सिर्फ एक गोली मारूंगा ताकि आग लगने तक वो जिंदा रहे और आग में जले,
सुना है कि जल के मरने में बहुत तकलीफ होती है। नहीं नहीं, तो मुझे गालियां दो, मैं तुम्हारी बेटी को वैसे ही जलाऊंगा, उसकी लाश वैसे ही राख बनेगी जैसे मेरी माँ बाप की बनी थी। सब कुछ वैसे ही होगा मीर फारूक। और कल के अखबारों में यही चलेगा कि मशहूर और अमीर बिजनेस टाइकून मीर फारूक की बेटी एक्सीडेंट के नतीजे में उसकी गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, लाश जल के खाक हो गई। और अपनी इकलौती बेटी के मौत के सदमे में मीर फारूक की होश और आवाज छीन गए, पागल हो गया। नहीं, अमान, अगर मेरी बेटी का एक बाल भी बाका हुआ तो मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। इस बार नहीं छोड़ूंगा तुझे, मैं नहीं छोड़ूंगा। कई बार मेरा दिल चाहा कि मैं ये सब कुछ आपके वालिदैन को बता दूं, मगर आपको मीर फारूक से डर लगता था, आपको मरने से डर लगता था, है ना बुआ जी? नहीं, मरने से ना मैं पहले डरती थी और ना मेरी वफादारी और मेरी नमक हलाली ने मुझे ज़बान नहीं खोलने दी। जिसका नमक परसों मैंने और मेरे खानदान ने खाया था, हम उससे गद्दारी और धोखा कैसे कर सकते थे? और पुलिस ने कोई इस वाकया का नोटिस नहीं लिया, या वो भी मीर फारूक से डर गए? नहीं फरहाना बीबी, वो तो एक छोटा सा पहाड़ी इलाका था, वहां पे तो ऐसे वाकयात को अपने रुपए, पैसे और असर रसूख से दबा लेना शहर की निस्बत बहुत आसान था। और साहब के पास रुपया भी था, ताकत भी और असर रसूख भी। उन्होंने पुलिस को ऊपर तक रुपया पैसा खिला के इस वाकये को बड़ी आसानी से दबा लिया था और किसी को कानो कान न पता चलने दिया। बस ये वाकया तो कत्ल के उसी रात हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। रह गए हम चंद नौकर, तो हम में से तो किसी ने ज़बान नहीं खोली थी। इस हादसे की उसी रात हम लोग दरियाबाग से इस्लामाबाद वापस आ गए थे, लेकिन साहब एक दो बार गए थे हवेली अली बख्श को लेकर, शायद हवेली को बंद करने, लेकिन मैं और ऐना बेगम साहिबा के मरने के बाद कभी भी वहां नहीं गए। ऐना तो ये भी नहीं जानती कि उनका वहां कोई घर है या कोई हवेली, और साहब ने कभी भी ऐना को कुछ नहीं बताया। आखिरी बार हम बेगम साहिबा के कत्ल वाले दिन हम वहां से वापस आए तो वहां से कुछ भी अपने साथ नहीं लाए थे, ना अपना सामान, ना ऐना का और ना ही बेगम साहिबा का। मेरा तो दिलो दिमाग साथ ही नहीं दे रहा था। पता नहीं क्या सोच के मैंने वो खत जो बेगम साहिबा ने मुझे आप लोगों के अमेरिका पोस्ट करने के लिए दिया था, वो मैं उनकी दराज में से अपने साथ ले आई। उस खत का पता ना ही साहब को था और ना ही अली बख्श को। मुझे बेगम साहिबा ने वो खत डाक में डलवाने को कहा था। मुझे वो उनकी अमानत लगता था। जब तक आपके अम्मी अब्बा वहां रहे, कई बार दिल किया कि वो खत ले जाके मैं उनको दे दूं, मगर हर बार मेरी हिम्मत टूट जाती थी। मेरा ज़मीर मुझे कचौके मारता था, मुझे एहसास जुर्म दिलाता था कि मैंने बेगम साहब का वो आखिरी खत उनके वालिद को ना देकर उनके साथ बददियानती की है। आखिर ज़मीर की चुभन ने मुझे मजबूर किया और वो खत लेकर मैं खुद ही डाकखाने में जाकर डाल आई।
आपने वो खत पोस्ट करने में बहुत देर कर दी बुआ जी। तब तक तो अब्बा जी अपनी बेटी के मरने के गम का बोझ दिल पर लिए बहुत बीमार पड़ चुके थे। हालत उनकी बहुत खराब हो चुकी थी। ना ही अब्बा जी हमें उस खत के बारे में कुछ बता सके और ना ही उस खत के हवाले से उन्होंने फारूक भाई से कोई बात पूछ की। किसी से भी कुछ कहे बगैर वो दिल पर मनोबोझ लिए इस दुनिया से चले। मेरी बहन के खून को कितना सस्ता, कितना हकीर समझा गया। उसके खून को कितनी आसानी से बहा दिया गया ना। अपनों से दूर कितनी बेरहमी से उसको कत्ल किया। बेटा, अभी मासी के गमों पे रोने का वक्त नहीं है। आप ऐना का सोचें। हमें उसकी फिक्र होनी चाहिए। उसकी जान खतरे में। हमें ऐना के पास पहुंचने में पहले ही काफी देर हो चुकी है। इस वक्त सिर्फ ऐना का सोचें। उसे इस वक्त हमारी जरूरत है। चले। अली बख्श, कहाँ हो तुम? फौरन वापस आओ, मुझे पता है वो कहाँ है। कहाँ साहब? वो कहाँ है? सवाल जवाब है, मेरा वक्त मत जाया करो। तुम निकलो, मैं घर से निकल रहा हूँ फौरन। कहीं रास्ते में मिलते हैं बीच में। कहाँ जाना है साहब? दरिया बाग। क्या? जलील शख्स मेरी बेटी को दरिया बाग में लेके छुप के बैठा हुआ है। मैं और तुम जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। आज मैं उसकी लाश वहीं दफन कर कराऊंगा। मेरी बेटी को धमकाती आवाज मुझे बंद कराने आना। तब तो बच गया था, अब नहीं बचेगा वो। फौरन पहुंचो अली बख्श, फौरन। ये है दरिया बाग। अब यहाँ से कहाँ जाना है बुआ जी? बस यहाँ से थोड़ी दूरी है अमान का कॉटेज। हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। चलो जल्दी करें। चलो चलो। साहब संभल के साहब। देखते पहले आप मुझ तक पहुंचेंगे या पहले मैं मुरलिन को मारता साहब गाड़ी मैं चला लेता हूँ साहब। ऐसे ही मारो जैसे आपने मेरे माँ बाप को मारा। साहब गाड़ी मुझे चलाने दें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कोई हादसा ना हो जाए साहब। उसी जगह लेकर जाओ। मेरी बात मान ले साहब। उसी तरह गोली मारो। आगे रास्ता ठीक नहीं है साहब, कोई हादसा ना हो जाए। जिस काम के लिए जा रहे हैं साहब वो और इसे सिर्फ गोली मारो ताकि आग लगने तक वो जिंदा रहे और आग में जले। सब कुछ वैसे ही होगा। कल के अखबारों में ये बिजनेस टाइकून मीर फारूक की बेटी एक्सीडेंट के नतीजे में उसकी गाड़ी गहरी खाई में जा गई। साहब संभल के। ए शेरू, कैसे हो? शुक्र है तू आ गया है पुत्र। क्या हो? ऐना कहाँ है? सवेर दे कमरे च बंद ने। मैं रोटी लैके गया सन, दरवाजा भी नहीं खोलिया। अंदरों रोन दी आवाज़ां भी आ रही हैं।
ऐना, ऐना दरवाजा खोलो। ऐना, ऐना, क्या क्या ऐना क्या हुआ? तुम मुझे मेरे बचपन से जानते हो। मैं इस घर में अपने बचपन में कई बार आ चुकी हूँ ना। और वो झूला था ना, वो झूला था ना, मैं उसी झूले पर से गिरी थी ना। ये चोट का निशान उसी झूले पर से गिरने की वजह से लगा था ना। बताओ, प्लीज बताओ, उसी वजह से वो था ना। हम जो पियानो बजाते थे, तुम्हारी माँ वैसे ही धुन बजाती थी ना। ऐना, तुम्हारी माँ और मेरी माँ दोस्त थी ना। मेरी माँ दोस्त थी ना। बोलो। मैं बार बार कहती थी कि मैं दरिया बाग पहले भी आ चुकी हूँ। मैं कहती थी मैं दरिया बाग आ चुकी हूँ। मैं गलत नहीं थी, मैं पागल नहीं हूँ। मेरी कोई इमेजिनेशन नहीं थी। मैं सच कहती थी। मैं यहाँ पे आ चुकी थी ना। मैं सही कहती थी ना। Oh my God! No! नहीं! Oh no! जी किनू मिल रहा है आपसे? तुम अब्दुल रहमान हो ना? जी हुमैरा बीबी के मुलाजिम? जी। ऐना और अमान को जाके बुलाओ, जाओ। जी ठीक है।